बच्चों का विकास परिवेश में ही होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे विकसित हों, हमारे बच्चे रचनात्मक हों, हमारे बच्चों को सृजनशीलता आए, तो हमें परिवेश पर फोकस करना होगा। एजुकेशन जब हम देते हैं तो हमारा मूल जो संकल्प है वो ही गलत है। हम बच्चों को डस्टबिन समझते हैं। हमारे लिए बच्चे डस्टबिन है। कोई भी आता है, डस्टबिन का ढक्कन उठाता है और अपना सारा कचरा उसमें डाल देता है। 8-8 घंटे हम बच्चों को जबर करते हैं बच्चों पर। हर एक आदमी अपना कचरा उसमें डाल देता है। दुनिया की कोई एजुकेशन नहीं कहती कि बच्चों को डस्टबिन की मानद भर दिया जाए। बच्चे को दिमाग को भरना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब बच्चों के दिमाग से कुछ निकालना होता है, क्योंकि कुदरत ने जितनी भी जातियां प्रजातियां पैदा की हैं उनमें कोई चीज किसी चीज से नहीं मिलती। हर चीज अपने आप में विलक्षण है। किसी एक फूल का रंग दूसरे फूल से नहीं मिलता, किसी एक वृक्ष की पत्ती दूसरे वृक्ष की पत्ती से नहीं मिलती। लगभग 8 अरब लोग हैं इस संसार में, ना तो किसी की शक्ल मिलती है, ना किसी की अकल मिलती है, ना किसी का हंसने का तरीका मिलता है, ना किसी के रोने का तरीका मिलता है। अगर 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब प्रकार की हंसी है। आप इस हाल में 100 आदमी बैठे हैं, 100 आदमी हंसेंगे तो कोई किसी के जैसा नहीं हंसेगा। चमन में रंगों बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस विभिन्नता को हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा मार रही है। हमारी शिक्षा फ्रेमिंग कर रही है, कंडीशनिंग कर रही है। एक ऐसा फ्रेम है जिसमें आते तो बच्चे अलग अलग परिवेश हैं, हम उनको एक सा बनाना चाहते हैं। यूनिफॉर्मिटी जो हमने पता नहीं कहाँ से ले ली कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उस यूनिफॉर्मिटी ने बच्चों की रचनात्मकता को, बच्चों की विलक्षणता को खत्म कर दिया है। अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को फूलों से ना उड़ाया जाए। घर से कहीं दूर है मस्जिद तो यूं कर लें, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत ही आदरणीय प्रधानगी मंडल और पंडाल में सुशोभित सभी मित्रगण, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये न्योता देकर मुझे कृतार्थ किया है। मैं आपको मिल सका हूँ। इस बहाने बहुत से नए दोस्त यहाँ पर मिलेंगे, मिल रहे हैं, और ये सिलसिला बहुत खूबसूरत है अपने आप में। नए दोस्तों से मिलना, नई सरगर्मियों को देखना, ख़ासतौर पर पंजाब और हरियाणा जो दोनों भाई हैं आपस में, इनकी पृष्ठभूमि लगभग एक है और दोनों तरफ जो सरगर्मियाँ होती हैं उनको देखना अपने आप में बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, वर्तमान परिवेश और बाल रचनात्मकता इस शीर्षक पर बात करते हैं सीधे, बिना किसी भूमिका के। परिवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी आदमी अपने परिवेश से मुक्त नहीं हो सकता। परिवेश हमारे साथ साथ चलता है। विशेष तौर पर बच्चों के लिए परिवेश का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा है। मैं एक प्रसंग से अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ। मैं अक्सर बच्चों में जाता हूँ। मैंने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है पंजाब में। एक बड़ा प्रोजेक्ट था पढ़ो पंजाब, उसमें मैं 6 साल टीचर ट्रेनर के तौर पर काम किया है और बहुत सारे स्कूलों को विज़िट किया। उस दौरान की एक घटना है कि मैं एक प्राइमरी स्कूल विज़िट किया। उसमें एक लेडी टीचर थी जो बच्चों को
बाल सभा करवा रही थी। तो मैं जब बाल सभा में जाकर बैठा तो मैं मैडम को कहा कि मैडम कोई बच्चा कुछ सुनाए। तो मैडम ने एक तीसरी क्लास का छोटा सा बच्चा उसको बोला, उसको खड़ा किया और कहा कि बेटे सुना। बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, अक्सर डर जाते हैं जब बाहर का आदमी कोई आ जाता है। तो उसने कुछ नहीं सुनाया। मैं बच्चे को गोद में लिया, उसको पुचकारा, उससे प्यार किया, उसको बोला कि बेटे सुना। तो बच्चे ने मुझे कुछ सुनाया तो नहीं, पर जवाब बहुत खूबसूरत दिया। बच्चे का उत्तर था कि सर जी मुझे तो दूसरा आता है। अब ये दूसरा कौन सा होता है, दूसरा गीत कौन सा होता है और पहला कौन सा होता है? दूसरा गीत वो होता है जो हमारे टीवी चैनल पर रोज आता है, जो हमारे मोबाइल की रिंगटोन पे लगा होता है, जो हमारे मोबाइल की मेमोरी में ढेरों ढेर पड़ा होता है। वो सभी दूसरे गीत हैं। बच्चे को पहला गीत क्यों नहीं आता था, पहले गीत कहाँ गए जो बच्चे को नहीं आते थे? क्योंकि उसके परिवेश में कहीं पहले गीत नहीं थे। तो मैंने उस बच्चे को कहा कि बेटे कोई बात नहीं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी आता है ना सुना दो। तो उस बच्चे ने गीत सुनाया। आपने शायद सुना हो पंजाबी गीत, कोई बंदा बुंदा मारना तो 10। अब बच्चे के पास बंदा बुंदा मारना तो 10 तो आ गया, पर कोई भगत सिंह का गीत नहीं आया, कोई लोरियों का गीत नहीं आया, कोई बाल गीत नहीं आया, दादी तेरी मोरनी को मोर ले गई, ऐसा कोई गीत नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बंदा बुंदा मारना तो 10 उन दिनों में एक दिन में 200 बार आता था। उसकी ऐड चलती थी टीवी पे, और बाद में उस जैसे कितने और गीत चलते थे। तो किसी बच्चे को उठा लो, वो सुना देगा आपको लक 28, बंदा बुंदा मारना तो 10। पर भगत सिंह के गीत कोई बच्चा नहीं गाएगा, क्योंकि भगत सिंह के गीत हमारे परिवेश से गायब कर दिए गए हैं, हमारे टीवी चैनलों से गायब कर दिए गए हैं, हमारी जेबों में जो मोबाइल है उससे गायब हो गए हैं, हमारी रिंगटोनें जो है रिंगटोन है उनसे ऐसे गीत चले गए हैं। उनकी जगह पर वो सारा कुछ आ गया जो उस बच्चे ने कहा कि मुझे दूसरा आता है। तो परिवेश बच्चे के लिए इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा तो सीखता ही परिवेश से है। परिवेश के बिना तो वो सीख ही नहीं सकता। हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा प्रणाली बदकिस्मती से लॉर्ड मैकाले ने जब शुरू की थी उसी पैटर्न पे चल रही है। अभी तक भी हम ज्ञान के पहले स्तर से ऊपर नहीं उठ सके। आप में से जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, टीचर प्रोफेसर हैं, उन सबको पता है कि ज्ञान का सबसे निचला स्तर इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होती है। सूचना के बाद समझ, समझ के बाद संवेदना, संवेदना के बाद सृजना। हमारी सारी एजुकेशन पिछले 75 साल से लॉर्ड मैकाले द्वारा सृजित उसी पहले स्तर पर है। हम इंफॉर्मेशन देते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमारी सारी शिक्षा प्रणाली, हमारी सारा जो मूल्यांकन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पर खड़ा है। इसीलिए जो बच्चा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता वो हमारी नज़रों में फेल है। जो बच्चा याद नहीं कर सकता, जो बच्चा रट्टे नहीं लगा सकता, वो बच्चा हमारी नज़र में फेल है।
तो रचनात्मकता कहाँ से आएगी, सृजनशीलता कहाँ से आएगी। मैं आपको बहुत पीछे लेकर चलता हूँ। मैंने विज्ञान नाटकों पे काफ़ी काम किया। मेरी एक सीरीज़ है विज्ञान नाटकों की। उसमें जब मैं पहला नाटक लिखा थॉमस एडिसन की लाइफ पर, तो मैंने उसकी जीवनी को देखा, खासतौर के उसके बचपन के पलों को देखा। तो जब हम उसके बचपन को देखते हैं तो उसको उसके स्कूल ने ये कह के स्कूल से निकाल दिया था कि ये महाडफर बच्चा है, इसको ले जाइए, ये पढ़ नहीं सकेगा। तो उसकी माँ जब उस बच्चे को लेके आई, वो बच्चा शरारती था बहुत। वो किसी भी चीज को उठाता था और तोड़कर देखता था कि इसमें क्या है। बेसिकली यही रचनात्मकता है कि बच्चा उसको समझने की कोशिश कर रहा है, पर हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में समझ कहीं होती ही नहीं। जो बच्चा सबसे ज्यादा सृजनशील था उसको सबसे ज्यादा डफर कहकर स्कूल से निकाल दिया। वो बच्चा घर में कैद हो गया। उसको रात को बुरे सपने आने लगे, वो सपनों में बड़बड़ाने लगा और वो एक बात बोलता था सपनों में कि माँ, मैं अंधे कुएं में गिर गया हूं, माँ यहां बहुत अंधेरा है, मुझे निकालिए माँ। तो माँ उसकी चीखें सुनती रात को और बेबस हो जाती। फिर माँ ने सोचा, किसी से पूछा, तो उसने थॉमस एडिसन को कुछ किताबें लेकर दी। वो किताबें उस अंधे खूह में रोशनी की तरह थी। एडिसन ने वो किताबें पढ़ी, खूब पढ़ी। जितनी किताबें पढ़ता उसकी माँ और किताबें लाके देती। और थॉमस एडिसन ही इतिहास का वो व्यक्ति है जिसने अंधेरे कुएं से निकलकर दुनिया को रोशनी दी। बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने दिया, जिसको हमने, हमारे समाज ने अंधे कुएं में धकेल दिया था। और आज तक साइंस में सबसे ज्यादा आविष्कार थॉमस एडिसन के नाम है। उसके बाद मैंने गैलीलियो पे नाटक लिखा दूसरा। ऐसे ही जब मैंने गैलीलियो के बचपन, खगोला, उसको पढ़ा, देखा, समझा, बच्चे के अंदर संकल्प कैसे पैदा होते हैं, बच्चे के अंदर रचनात्मकता कैसे पैदा होती है, और स्कूल, हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चे की रचनात्मकता को कैसे मार देती है, ये बात समझने वाली है। जब गैलीलियो पढ़ता था उसको होमवर्क से लाद दिया जाता था। ऐसे अभी हमारे यही चलता है। हम ढेरों होमवर्क दे देते हैं, जो लिखने का, जो पढ़ने का, जो याद करने का। जब गैलीलियो घर जाकर होमवर्क करता तो कई कई घंटे होमवर्क करता रहता था। एक दिन उसको शाम हो गई, अंधेरा होने को हो गया, वो बोर हो गया पढ़कर। उसने किताबें फेंक दी। किताबें फेंककर बाहर खुले आसमान में आ गया। जब खुले आसमान में आया तो उसने ऊपर देखा आसमान की तरफ, तो आसमान में तारे थे। वो तारों में खो गया। वो अपनी कल्पना में चला गया। उसे लगा कि कोई एक तारा उसकी हथेली पे आ गया है। वो तारों से बात करता है। मैंने उस पर नाटक में गीत लिखा था इस प्रसंग पे कि बोल 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 तारे बोलदा क्यों नहीं, किन्ने तुसी सारे हुए तू बोलदा क्यों नहीं, तेरी चमक बड़ी है, तेरी दमक बड़ी है, बड़े लहना तू नजारे हुए तू बोलदा क्यों नहीं। तारों में गुम हो जाने से, तारों से बातें करने से गैलीलियो के अंदर आसमान को जानने का संकल्प पैदा हुआ। और पहली दूरबीन गैलीलियो ने
उसका आविष्कार किया था और पहली बार गैलीलियो ने ये सर्च किया था कि धरती जो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, इसको सर्टिफाइड किया था। सृजनात्मकता कभी सिलेबस से ऐसे नहीं पैदा होती जैसे हम सिलेबस ठूंसते हैं। सृजनात्मकता कहीं तुम्हारे अंदर से पैदा होती है। जब कोई सपना आता है कि सेब ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया है, जब ये प्रश्न पैदा होता है तब सृजनात्मकता पैदा होती है। हम बच्चों के प्रश्नों को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चों के पास कोई प्रश्न नहीं है। जब प्रश्न नहीं होंगे तो जिज्ञासा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी तो हम सिर्फ ओनली इंफॉर्मेशन पर सेंटर्ड रहेंगे, हम कभी भी समझ पर नहीं जाएंगे। इसमें बहुत बारीक लाइन होती है, इंफॉर्मेशन, समझ, संवेदना, सृजना। हम बच्चों को बढ़ाते हैं कि आदि मानव ने आग की खोज की थी, ये एक इंफॉर्मेशन है। हम बच्चों को बढ़ाते हैं कि सावित्रीबाई फुले का जन्म इस तारीख को हुआ था, ये इंफॉर्मेशन है। हम बच्चों को बढ़ाते हैं कि भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती था, ये इंफॉर्मेशन है। और हम 10वीं 12वीं BA तक ऐसी ही इंफॉर्मेशन बच्चों को देते रहते हैं। इंफॉर्मेशन को भी बहुत छोटा कर रहे हैं, उसको भी बहुत सीमित कर देते हैं। उसको बोल देते हैं कि बस इतना सा याद कर ले, बस ये पेपर में यही आएगा, इससे 10 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, 7 नंबर मिल जाएंगे। हमारा फोकस नंबर प्राप्त करना है, उसको बच्चे को समझ देना नहीं है। सो जब हम बच्चे को ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं तो बच्चे के अंदर उसकी समझ नहीं विकसित होती। जब बच्चे को ये पता लग जाएगा कि आग कैसी होती है, आग क्या काम करती है, आग का फंक्शन क्या है, आग की हमें ज़रूरत क्या है, तो इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन से आगे बढ़कर समझ के स्तर पर आ गया। और समझ के साथ फिर जुड़ती है संवेदना। अगर आग बच्चे के पास है तो वो आग से क्या करे, किसका घर जला दे, या उस आग से रोटी पका ले। इस बात का फैसला उसने अपनी संवेदना से करना है। अगर बंदूक बंदर के हाथ में आ जाती है तो किसी को भी मार सकता है। अगर बंदूक किसी अच्छे सूझवान आदमी के पास आती है तो उसको पता होता है कि बंदूक को कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है। और हमारी एजुकेशन प्रणाली बंदरों के हाथ में बंदूक दे रही है, क्योंकि हम संवेदना पैदा नहीं करते। किसी बात की संवेदना हम पैदा नहीं करते। हमारा एजुकेशन सिस्टम संवेदना पैदा नहीं करता। हमारे बच्चों को हम बहुत सारा ज्ञान रटा देते हैं, पर उन बच्चों को ये नहीं पता लगता कि ये ज्ञान काम कहाँ आएगा, कैसे काम आएगा। सिर्फ ज्ञान अपने आप में कुछ नहीं होता। एक ओबामा है, एक उसामा है, दोनों का नाम आपने सुना होगा। ओबामा भी मोस्ट इंटेलिजेंट और उसामा भी मोस्ट इंटेलिजेंट, पर दोनों की दिशाएं अलग अलग। एक अपनी दिशा में शिखर तक पहुंचा, दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले राष्ट्र का मुखिया बन गया, और एक दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट गैंग का मुखिया बन गया। ये किस बात का फर्क है? ये संवेदना का फर्क है। संवेदना डिसाइड करती है कि आदमी ने जाना किस तरफ है। हमारा समाज आदमी की संवेदना को मारता है, आदमी को जालिम बनाता है। हमारा परिवेश आदमी को जालिम बनाता है, उसको दरिंदगी के रास्ते पे छोड़ देता है। अब जब समझ के बाद संवेदना पैदा होती है, संवेदना के बाद रचनात्मकता पैदा होती है, संवेदना के बाद सृजनशीलता पैदा होती है। संवेदना के बिना कोई भी सृजना हो तो सकती है, पर वो वैसी ही होगी जैसे बंदर के हाथ में बंदूक होगी। सृजना अपने आप में कुछ नहीं होती। सृजना के पीछे संवेदना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमने ये फंक्शन किया है तो क्यों किया है।
हम जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसको संवेदना ने तय करना है। अगर हम संवेदनशील नहीं होंगे, मनुष्यता के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, हमारे समाज के बुनियादी मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब सत्ता यूं ही हमें बरतती रहेगी, हमारा प्रयोग करती रहेगी। उसका मकसद इसी बात से हल होता है कि लोग संवेदनशील ना हों। इसीलिए इसकी शुरुआत हमारे स्कूलों से हो जाती है और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सूचनाएं प्रदान कर वो बच्चों को संवेदनहीन बनाते हैं, ताकि जब ये बच्चे अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त कर बाहर निकलें तो इनके हाथ में डिग्री तो हो पर इनके दिमाग में समझ और संवेदना ना हो। लॉर्ड मैकाले ऐसा ही चाहता था और हमारे शासक भी ऐसा ही चाहते हैं। जब किसी के पास संवेदना आती है तो वो सवाल खड़े करता है, वो प्रश्न पैदा होते हैं उसके माइंड में। जब प्रश्नों के जवाब वो ढूंढता है तो वो किसी दिशा की तरफ बढ़ता है। हमने उस दिशा को खत्म किया है, इसीलिए हमारे समाज में सृजनात्मकता, संवेदना और सृजनशीलता पैदा नहीं होती। ऐसे अनेक उदाहरण आपके आसपास से मिल जाते हैं। पंजाब का एक गांव है संसारपुर। संसारपुर को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। उस एक गांव ने 360 हॉकी खिलाड़ी पैदा किए हैं। 360 हॉकी खिलाड़ी, 8 ओलंपियन हैं एक गांव से। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को हॉकी का परिवेश मिलता है। वहाँ जब बच्चा जन्म लेता है, 2 साल का बच्चा होता है तो हॉकी पकड़ाकर उसको ग्राउंड में भेज देते हैं। वहाँ एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बने हुए हैं। उन लोगों ने अपने बच्चों को एक परिवेश दिया। रचनात्मकता का मतलब सिर्फ कविताएं, कहानियां लिखना नहीं होता। किसी भी फील्ड में रचनात्मकता हो सकती है। खेल अपने आप में रचनात्मकता है, बुद्धशाजी अपने आप में रचनात्मकता है, चित्र अपने आप में रचनात्मकता है, साहित्य अपने आप में रचनात्मकता है। हमारा जो फोकलोर है उसमें जब अनपढ़ औरतें गीत गाती हैं, लोकगीत गाती हैं, वो लोकगीत कहीं से लिखती नहीं हैं, वो उनकी सृजनशीलता है, वो उनकी रचनात्मकता है। हम तो उतार लेते हैं कागजों पर, हमें तो 10 मिनट बाद अपना लिखी हुई रचना याद नहीं रहती अगर हम उतारे ना। वो सदियों 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 गीतों को सृजती हैं और गीतों को याद रखती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाती हैं। वो है असली रचनात्मकता। ऐसे ही रचनात्मकता चलती है। जब संसारपुर कि हम उदाहरण देते हैं कि संसारपुर ने हॉकी के क्षेत्र में ये काम किया, तो हम शाहबाद की उदाहरण भी देते हैं। इसी ओलंपिक में मेरे ख्याल में 3 या 4 खिलाड़ी हॉकी की टीम में अकेले शाहबाद से गए हैं। और पंजाब का ये एक और गांव है, उस गांव का नाम है दौलेवाड़ा। माफ़ करना, वैसे ऐसी एग्जाम्पल देनी नहीं चाहिए, पर क्योंकि मसला रचनात्मकता है, जब परिवेश का है, तो एक तरफ संसारपुर है, एक तरफ मोगा जिले का गांव दौलेवाड़ा है। उस गांव के हर परिवार पर स्मैक का पर्चा दर्ज है। एक बार पुलिस ने उस गांव के बाहर ये लिखकर लगा दिया था कि इस गांव में कोई अपनी लड़कियों का रिश्ता ना करे, क्योंकि जहां के नौजवान विवाह के काबिल नहीं हैं। हर घर में स्मैक है। अगर परिवेश स्मैक का होगा तो बच्चे स्मैक पिएंगे, स्मैक में जिएंगे। अगर परिवेश हॉकी का होगा तो बच्चे हॉकी खेलेंगे। अगर परिवेश किताबों का होगा तो बच्चे किताब पढ़ेंगे। एक तरफ किताब है, एक तरफ शराब है। आप कौन सा सभ्याचार, कौन सी संस्कृति, कौन सा परिवेश बच्चों को देंगे? ये आपको ताज्जुब नहीं होगा अगर अफगानिस्तान के बच्चे ऐसे खेल खेलते हों, ऐसी पढ़ाई पढ़ते हों कि मेरे पास 3 बम है, तेरे पास 4 पिस्तौल हैं, कुल बताओ कितने हो गए। क्योंकि उनको बमों का प्रवेश मिल रहा है, उनको बंदूकों का प्रवेश मिल रहा है। बच्चों का विकास परिवेश में ही होता है।
सो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे विकसित हों, हमारे बच्चे रचनात्मक हों, हमारे बच्चों को सृजनशीलता आए, तो हमें परिवेश पर फोकस करना होगा। एजुकेशन जब हम देते हैं तो हमारा मूल जो संकल्प है वो ही गलत है। हम बच्चों को डस्टबिन समझते हैं। हमारे लिए बच्चे डस्टबिन है। कोई भी आता है, डस्टबिन का ढक्कन उठाता है और अपना सारा कचरा उसमें डाल देता है। 8-8 घंटे हम बच्चों को जबर करते हैं बच्चों पर। हर एक आदमी अपना कचरा उसमें डाल देता है। दुनिया की कोई एजुकेशन नहीं कहती कि बच्चों को डस्टबिन की मानद भर दिया जाए। बच्चे को दिमाग को भरना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब बच्चों के दिमाग से कुछ निकालना होता है, क्योंकि कुदरत ने जितनी भी जातियां प्रजातियां पैदा की हैं, उनमें कोई चीज किसी चीज से नहीं मिलती। हर चीज अपने आप में विलक्षण है। किसी एक फूल का रंग दूसरे फूल से नहीं मिलता, किसी एक वृक्ष की पत्ती दूसरे वृक्ष की पत्ती से नहीं मिलती। लगभग 8 अरब लोग हैं इस संसार में। ना तो किसी की शक्ल मिलती है, ना किसी की अकल मिलती है, ना किसी का हंसने का तरीका मिलता है, ना किसी के रोने का तरीका मिलता है। अगर 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब प्रकार की हंसी है। आप इस हाल में 100 आदमी बैठे हैं, 100 आदमी हंसेंगे तो कोई किसी के जैसा नहीं हंसेगा। चमन में रंगों बूझ से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस विभिन्नता को हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा मार रही है। हमारी शिक्षा फ्रेमिंग कर रही है, कंडीशनिंग कर रही है। एक ऐसा फ्रेम है जिसमें आते तो बच्चे अलग अलग परिवेश हैं, हम उनको एक सा बनाना चाहते हैं। यूनिफॉर्मिटी जो हमने पता नहीं कहाँ से ले ली कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उस यूनिफॉर्मिटी ने बच्चों की रचनात्मकता को, बच्चों की विलक्षणता को खत्म कर दिया है। जब कुदरत ने इतनी विलक्षणता रखी है कि कोई भी पौधा, कोई भी फूल, कोई भी नस्ल, कोई भी आदमी, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी दूसरे जैसा नहीं है। हर आदमी की शक्ल, हर आदमी की अकल अलग अलग है। तो हमने वो विलक्षणता ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? हमारे पास, हम अध्यापकों के पास जब बच्चे आते हैं, हम उनको आते वक्त ही एक सा ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। कभी कोशिश नहीं करते कि इन बच्चों के अंदर क्या है। आज जो 3-4 टीचर जहां पर आकर बोल के गए हैं, वो टीचर हैं जिन्होंने बच्चों को अंदर से तलाशने की कोशिश की, उनको पहचानने की कोशिश की कि वो बच्चे असल में क्या हैं। हमारी एजुकेशन बच्चों को असल में पहचानने की कोशिश नहीं करती। जब कोई अध्यापक बच्चों को असल में पहचानने की कोशिश करता है तो वो कुछ ना कुछ निकाल लेता है। उसमें कोई चित्रकार निकल आता है, जैसे आज निकला है। उसमें कोई साहित्यकार निकल आता है, उसमें कोई गीतकार निकल आता है, उसमें कोई डांसर निकल आता है, उसमें कोई साइंटिस्ट निकल आता है। पर ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की। हमारे लिए शिक्षा का क्या मतलब है? मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करता हूं। उस कविता का शीर्षक ये है कि क्या होती है कविता। कविता लंबी है पर मैं कुछ अंश आपको सुनाऊंगा उसका। पंजाबी में है कविता, कोशिश करूंगा कुछ हिंदी कुछ पंजाबी। स्कूल की लाइब्रेरी में अचानक ही बैठे बैठे पुस्तकों के पन्ने पलटते पलटते खुल गया है एक पन्ना। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कविता। मैं सहज ही सारी की सारी को पढ़ लेती हूं, एक सांस एक वक्त, जैसे कोई डीक लगाकर पानी पीता है। जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है उसको पंजाबी में कहते हैं कि डीक ला के पानी पीना, लगातार पानी पीना। जैसे कोई डीक लगाकर पानी पीता है, जैसे कोई शरबत की घूंट भरता है, जैसे कोई आत्मा का गीत गाता हुआ अपना आपा भूल जाता है। तो मेरे मन में
अचानक ही एक सवाल पैदा होता है, एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या होती है कविता। मैं लाइब्रेरी से उठकर मैडम के पास जाती हूँ और पूछती हूँ, मैडम क्या होती है कविता। मैडम के माथे पर उलझन और चिंता की भ्रिकुटी तन जाती है। कुछ देर सोचने के बाद उत्तर मिलता है, बेटा कविता 5 नंबर का प्रश्न होती है। कविता 5 नंबर का प्रश्न होती है जिसके सरल अर्थ करने होते हैं, खाली जगह भरनी होती है, पूछे हुए सवालों के उत्तर देने होते हैं और पेपरों में पास होना होता है। ये है हमारी कविता की परिभाषा। मैं अनबुझे मन के साथ वापस आती हूँ, घर आ जाती हूँ और यही सवाल अपने डैडी से पूछती हूँ कि डैडी क्या होती है कविता। डैडी कुछ देर चुप रहते हैं और फिर गुस्से में कहते हैं, अपना होमवर्क करो, कोई ज़रूरत नहीं फालतू के कामों में ध्यान लगाने की, उजड़ियों खुड्डों में पानी पाने की। बेलियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ किस तरह ले रहे हैं। हम बच्चों के प्रश्नों के जवाब दे ही नहीं सकते। आप में से अध्यापक तो शायद सारे ना हों, पर मेरे ख्याल में माँ बाप तो सारे होंगे। जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का, तब हमें बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं, क्योंकि वो खेलना ज़्यादा फिजिकल होता है। वो बच्चा हमारे कंधों पर चढ़ता है, उछलता है, कूदता है, हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। पर जब बच्चा 12 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तब हमें समझ ही नहीं आता कि बच्चों के साथ कैसे बात की जाए। हमारे पास बच्चों के साथ बात करने की भाषा ही नहीं है। इसीलिए ना हमारे माँ बाप, ना हमारे अध्यापक बच्चों के कभी दोस्त बन सके हैं, क्योंकि हमें वो सलीका, हमें वो तरीका ही नहीं आता कि हम एक युवा होते बच्चे के साथ क्या संवाद करना है, उसकी कल्पनाशीलता को कैसे बनाए रखना है। उसके प्रश्नों के जवाब हमारे पास होते नहीं। ना अध्यापक उनके जवाब देता है, ना माता पिता उनके जवाब देते हैं, तो बच्चा फिर कहाँ जाएगा। वो बच्चा या तो अपने पीयर ग्रुप में जाएगा, वहाँ वो अध कच्चा अध पक्का ज्ञान लेके आएगा, या बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। हमने एक डिप्रेशन का बड़ा यूथ, बड़ा वर्ग पैदा कर दिया है। जब किसी समाज का भविष्य डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको, उसमें से बहुत सारे रास्ते ऐसे निकलते हैं। वो रास्ता खुदकुशी का हो सकता है, वो रास्ता क्राइम का हो सकता है, वो रास्ता नशे का हो सकता है। और हम देख रहे हैं अपने समाज में, इसमें युवा पीढ़ी का कोई कसूर नहीं, कसूर हमारे परिवेश का है, जो हमने दिया ही नहीं उसे। हम बच्चों के दोस्त बन ही नहीं सके, हमने बच्चों के प्रश्नों के जवाब ही नहीं दिए। असल में हम एजुकेशन के नाम पर बच्चों को वो देना चाहते हैं जो हमारे पास है, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो समाज है, चाहे वो अध्यापक है। हम कभी ये नहीं सोचते, ये नहीं देखते कि बच्चा क्या सीखना चाहता है। इसमें बहुत बड़ा गैप है। हम क्या देना चाहते हैं, बच्चा क्या सीखना चाहता है। हम अपने सारे सपने बच्चों पे लाद देते हैं। घर में माँ बाप लाद देते हैं, स्कूल में अध्यापक लाद देते हैं। हम सवेर से जो एक्सरसाइज कर देते हैं, बेटा मैं तेरे को हिंदी पढ़ाऊंगा, मैं तेरे को पंजाबी पढ़ाऊंगा, मैं तेरे को साइंस पढ़ाऊंगा, मैं तेरे को सोशल स्टडी पढ़ाऊंगा, दुनिया का सारा ज्ञान मुझे ही है, मैं इसका सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो सीखना है। जो बच्चा चाह रहा है, बच्चा क्या चाह रहा है, वो हमने बच्चे को कभी सिखाया ही नहीं। हमने ऐसे टूल ही नहीं डिज़ाइन किए कभी अपनी एजुकेशन में। जब कोई आदमी वो पढ़ने की कोशिश करता है, जब वो करने की कोशिश करता है जो वो करना ही नहीं चाहता, तो कैसा समाज पैदा होगा।
हमारा समाज वैसा ही पैदा हो रहा है। आप दुनिया का साहित्य पढ़िए, एक छोटी सी किताब है तोतो चान, आप में से कईयों ने पढ़ी होगी। अगर तोतो चान को वो अध्यापक ना मिलता तो तोतो चान कहीं गुम हो गई होती इस दुनिया से। आज तोतो चान दुनिया की हर भाषा में अनुवाद हो चुकी है। और कितनी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें बच्चों के ऐसे तजर्बात हैं जो उन्होंने उन पुस्तकों में साझे किए। वो बताते हैं कि अगर हमें वो अध्यापक ना मिलता तो हम शायद मर मिट जाते कहीं, और हम कितने लोगों को उनकी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। हमारी एजुकेशन हमें समाज के मसलों से, समाज के अनुभवों से नहीं जोड़ती। एक बच्चा रेलवे स्टेशन पे भीख मांगता है, एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है, दोनों की उम्र एक है। जो बच्चा भीख मांगता है वो 1-1 रुपया लेता है, उसका पूरा जोड़ तोड़ लगा लेता है। 1 और 1 कितने होते हैं जो भीख मांगने वाले बच्चे को पता है, क्योंकि उसको जब 20 रुपये हो गए तो उसको रोटी मिलेगी, उसके बिना रोटी नहीं मिलेगी। और जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है वो जोड़ करना तो सीख जाता है, पर कैसे सीखता है कि 7 और 4, पहले 7 लकीरें लगानी होती हैं, फिर 4 लकीरें लगानी होती हैं, फिर देखना होता है 11, फिर 1 हासिल दूसरी तरफ लगानी होती है। वो सारा कुछ कर लेता है, पर उसको 11 का मतलब क्या होता है ये समझ नहीं होता। 11 का मतलब जो भीख मांगता है बच्चा उसे ज़्यादा पता है। हम अपने ज्ञान को सिर्फ और सिर्फ स्कूल के कमरों तक सीमित कर देते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जो मैथ में मैंने कॉस थीटा कॉट थीटा पढ़े थे वो मेरे कहाँ काम आए हैं ज़िंदगी में, या किसके कहाँ काम आते हैं, मेरे को बताया ही नहीं गया। मेरे को इस बात की अभी तक समझ नहीं आती कि सूरज ग्रहण से स्नान करने का क्या संबंध है। मेरे को तो कुछ और बताया गया था, मैं बाहर कुछ और देख रहा हूं, और जो बताया गया था मुझे वो भी समझ नहीं आया। हम में से बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, दिन और रात कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारे लिए सूरज ग्रहण संकल्प नहीं 3 नंबर का प्रश्न होता है। उसके बिना भी काम चल सकता है, क्योंकि प्रश्न पत्र में अगर 30 क्वेश्चन है तो 20 कर दो पास तो फिर भी हो जाओगे, और जो रह गए 10 नंबर उसमें सूरज ग्रहण भी तो रह सकता है। पर सूरज ग्रहण को जिंदगी से कैसे मर्फी कर दोगे? प्रश्न पत्र से तो मर्फी कर दिया। जिंदगी में तो वो संकल्प है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हमारी एजुकेशन ऐसी होगी कि हम जुगाड़ से काम चलाएंगे, हमारी सारी एजुकेशन जुगाड़ है। बेसिकली हम एजुकेशन का जुगाड़ करते हैं, इसलिए हम ज्ञान से समझ संवेदना की तरफ चलते ही नहीं। हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक से फिर गाइड आ जाती हैं, गाइड से फिर श्योर शॉर्ट आ जाते हैं, श्योर शॉर्ट से फिर और निकी निकी पॉकेट्स आ जाती हैं, उनमें से पर्चियाँ बन जाती हैं, पर्चियाँ हमारी जेबों में आ जाती हैं, जेबें भरकर पर्चियों से हम पेपर देने चले जाते हैं। कारण टारगेट को सीखना नहीं है, टारगेट सिर्फ और सिर्फ पेपरों में पास होना है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसमें कि अकेला अध्यापक शामिल नहीं, अध्यापक तो उसका एक टूल है, उसका एक हिस्सा है। अध्यापक के पीछे जो शिक्षा प्रणाली है सारी, जिसने अध्यापक को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अध्यापक के पास वो स्पेस ही नहीं होती कहीं कि बच्चों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर ले। अब तो अध्यापक की जो पहले आज़ादी थोड़ी बहुत थी वो सारी छीन ली गई। अब तो उसको ऊपर से स्लाइड आती है कि ये काम करना है बस। इस एक महीने में ये 3 चैप्टर कराने हैं, 3 से चौथा नहीं कराया जा सकता। और उसकी एक्टिविटी भी फिक्स होके आ गई कि ये एक्टिविटी करनी है क्लास में। जब आप अध्यापक को ऐसे बांध दोगे तो कैसी एजुकेशन दी जा सकेगी? कैसे सृजनात्मकता पैदा होगी? कैसे रचनात्मकता पैदा होगी?
स्कूल ही, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां ही तो ऐसा स्पेस है जहां पर अध्यापक और विद्यार्थी कोई प्रयोग कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, जहां से सृजनात्मकता पैदा होती है। इसलिए जो इसके पीछे सोच काम कर रही है, जो सत्ता की सोच है, जो पिछले 75 सालों से काम कर रही है। 75 साल से पहले तो हमारे पास बहुत सारे बहाने थे कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और याद करो, भगत सिंह ने कहा था कि अगर 4 गोरे अंग्रेजों की था, 4 काले अंग्रेजों ने राज सत्ता चला ली, उस पर कब्जा कर लिया, तो आम जनता की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज 75 सालों में वही यथार्थ हम देख रहे हैं। जरूरत है इस संकल्प को समझने की, जो हमारे पर ठूसा जा रहा है, जो हमारे पर थोपा जा रहा है। और ऐसे लोग जब हम एकत्रित होते हैं एक जगह पर, तो कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए नया मिलता है, जहाँ से हम कोई नया थीसिस लेकर जाएं और सोचें कि इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को कैसे बदला जाए कि हमारे बच्चे मशीनें ना बने। हम एक्सपर्ट पैदा कर सकते हैं, पर संवेदना के बगैर जो एक्सपर्ट पैदा होते हैं, वो एक्सपर्ट तो होते हैं पर वो आदमी नहीं होते। हमारी ज़रूरत आदमी को आदमी बने रहना है। वो संवेदना के बिना नहीं हो सकता, वो समझ के बिना नहीं हो सकता, वो सृजना के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि हमें मशीनों की जरूरत नहीं, हमें बंदों की जरूरत है, आदमी की जरूरत है जिसमें इंसानियत हो। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम कुछ ना कुछ इस समाज का अच्छा कर सकते हैं, इस समाज का भला कर सकते हैं। हमने पंजाब में ऐसे कुछ यत्न किए, हमने कुछ वर्कशॉप का आयोजन किया। उन वर्कशॉपों में बहुत सारे बच्चों को आमंत्रित किया, और मैं आपको बहुत खुशी से ये बता रहा हूँ कि हम 3-4 साथियों ने मिलकर पटियाला में ऐसी कई वर्कशॉप की, स्कूलों में बच्चों के साथ काम किया, और लगभग बच्चों के मसलों पर लिखी हुई 50 किताबें हमारे पास हैं, जो बच्चों ने आप लिखी हैं। और कोई 4th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, कोई 5वीं में पढ़ रहा है, कोई 7वीं में पढ़ रहा है। आप आने वाले समय में किसी वर्कशॉप का आयोजन करें, हम मिलकर उन बच्चों को भी यहाँ पर लाएंगे, उनकी एग्जीबिशन भी लगाएंगे, उनकी किताबें भी आपको दिखाएंगे। हमारा एक साथी है सतपाल भीखी, जो मेरे साथ काम करता है, उसको बाल साहित्य का भारतीय साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है पिछले साल। तो बच्चों के साथ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है जो कुछ लीक से हटकर हो। क्लासरूम में जो सिखाया जा रहा है उसको बाहर से, जिंदगी से जोड़ने की ज़रूरत है। जो पिछला 1.5 साल जिसमें हमने ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर जो ख़त्म कर दिया, जो थोड़ा बहुत सिस्टम हमारे पास था, ऑनलाइन एजुकेशन सत्ता को बहुत रास आती है। सत्ता पहले से ही चाहती थी कि एजुकेशन ऑनलाइन हो जाए। इसके बहुत गंभीर अर्थ हैं। असल में सत्ता चाहती है कि लोगों के इकट्ठे होने की स्पेस खत्म हो जाए। ना कॉलेज हो, ना यूनिवर्सिटियां हो, ना मुलाजिम हो, वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम। जब यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं तो बात करते हैं, वो संवाद करते हैं, वो चर्चा करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, वो संगठन पैदा होते हैं, संघर्ष पैदा होता है। आपने देखा होगा कि जेएनयू वर्गीय अदारों को ख़त्म करने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की, उनका सिलेबस बदला जा रहा है। उन बच्चों को देश के गद्दार कह के जेल में बंद किया जा रहा है। और अब ऑनलाइन एजुकेशन अगला नया हथियार होगी कि बच्चों को आने ही ना दिया जाए यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, बच्चों को घर से ही एजुकेशन दी जाए। और ऐसे ही ट्रेड यूनियन फ्रंट पे भी होगा। एक दफ्तर में 20, 30, 50, 100, 200
लोग काम करते हैं तो वो लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, अपने उद्गार साझे करते हैं, एक दूसरे से अपनी बात साझी करते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं। और वर्क फ्रॉम होम इस सारे संकल्प को तोड़ देता है। आदमी को अपने घर तक सीमित करने का नया तरीका इजाद हो गया है ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर। आने वाले समय में स्कूलों में अध्यापकों की जरूरत खत्म हो जाएगी। आपसे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर तैयार करवा लिए उन लोगों ने, वो आपको दे दिए जाएंगे। एक फैसिलिटेटर चाहिए अध्यापक की जगह पर, जो 4 कमरों में प्रोजेक्टर चला दे कि बच्चों सुनो लेक्चर। हमारे पंजाब का आपको एक तजर्बा बताता हूं, अभी रिसेंटली, वैसे तो हरियाणा में भी होगा। कोरोना के समय में लगभग 2 सेशन निकले हैं एजुकेशन के। उन 2 सेशनों में हमारे जो रिजल्ट हैं स्कूलों के वो 100% रहे हैं। कोई बच्चा स्कूल नहीं गया। और इससे भी अगली बात, मेरे स्कूल में 10वीं क्लास में 42 बच्चे पढ़ते हैं। 42 में से 40 बच्चों के 650 में से 650 नंबर आए हैं। जब स्कूल लगे ही नहीं, जब टीचर और बच्चे स्कूल गए ही नहीं, तो रिजल्ट 100% आ गया और 100% नंबर आ गए, तो स्कूलों की क्या जरूरत है? तो अध्यापकों की क्या जरूरत है? वो तो आ जाएंगे, फिर वो आ रहे हैं। इसका मतलब उन लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि अध्यापकों और इमारतों स्कूलों के बिना भी 100% रिजल्ट लाया जा सकता है और 100% बच्चों के 100% नंबर भी लाए जा सकते हैं। ये कोरोना से पहले कभी नहीं हुआ था इतिहास में। कोरोना के समय हो गया, नया इतिहास रच दिया। ये नए संकल्प है एजुकेशन में। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो स्पेस खत्म कर दो। कोई ज़रूरत नहीं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने की, इतने लोग भर्ती करने की और बच्चों को एक जगह इकट्ठे करने की, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्री हो, कहीं भी। आपके पास मशीनें हैं, आपके पास कंप्यूटर हैं, आपके पास रोबोट हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप उसे काम चलाएं। हमारे देश की सत्ता के पास 140 करोड़ लोगों का कोई मॉडल नहीं है। हम उनको उनके आसरे छोड़ देते हैं। सिर्फ 10% लोग होते हैं जो किसी भी कंपटीशन में आगे आ जाते हैं, पर 90% कहां जाएंगे? उन 90% लोगों के लिए सत्ता के पास क्या सपना है, क्या मॉडल है उनके पास? क्या उनको ऐसे ही रब के आसरे छोड़ दिया जाएगा? ऐसा ही हो रहा है। इतना नेक टू नेक कंपटीशन हमें जनरेट कर दिया कि 100% नंबर दे दो। अब जो एडमिशन हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों में या किसी भी आगे अदारों में, तो ऐसे ही हो रहे हैं कि 99 के ऊपर मेरिट जा रही है। इसका मतलब 80% वाले कहाँ जाएंगे? 70% वाले कहाँ जाएंगे? 30% वाले कहाँ जाएंगे? और जिनके माथे पर हमने फेल लिख दिया वो कहाँ जाएंगे? क्या उनको रोटी की जरूरत नहीं? क्या उनको घर की जरूरत नहीं? क्या उनके सपने नहीं होते? जिस व्यवस्था में सिर्फ 10% लोगों पर फोकस किया जाए और 90% लोगों को किस्मत के आसरे छोड़ दिया जाए, वहां पर सृजनशीलता, रचनात्मकता का सपना लेना बहुत मुश्किल होता है। और ये आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए लाखों लोग दिल्ली की सरहद पर बैठे हैं। हम अपने बच्चों के साथ स्कूलों में पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों के चाचा ताया बाप दिल्ली पुलिस के साथ टक्कर ले रहे हैं, पानी की बौछारें और पता नहीं क्या क्या लाठी चार्ज क्या क्या हो रहा है उनके साथ। तो कहाँ है हमारी शिक्षा का संबंध हमारे जीवन से? मैं अपनी बात बहुत लंबी नहीं करता। हमारा परिवेश कैसे प्रभावित करता है, मैं इस एक कविता के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बच्चा कैसे सोचता है, क्योंकि मैं बहुत सारे उन परिवारों के साथ काम करता हूं जिनके माँ, जिनकी बाप, जिनका चाचा ताया दादा दादी
पिछले 10 महीनों से दिल्ली की सरहद पर बैठे हैं। किसी का पिता खुदकुशी कर गया था, किसी का चाचा खुदकुशी कर गया था। उन परिवारों ने कैसे अपने आप को संभाला था, और उन बच्चे जो उन परिवारों में पैदा होते हैं, पलते हैं, वो बच्चे कैसे कैसे सोचते हैं। एक छोटा बच्चा है, कविता का नाम है शेरू, उसका नाम है शेरू, 7वीं क्लास में पढ़ता है। काफ़ी कुछ इस शेरू की मानसिकता वास्तविक है, थोड़ा सा इसको मैंने कल्पना दी है। जद बापू धरने ते बैठा है, शेरू ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ बदल गईयां ਹਨ। सारा दिन टीवी देखदा, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤ ਪੰਜੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਰੂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਪਾਠ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਮੂਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਦਮੂਖ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦਮੂਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਮੂਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮੂਖਾਂ ਬੀਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਪਾਠ ਦਮੂਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਸਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਡੀੋਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਧੋਲੀ ਓਲੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਓਲੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਖੜਦਾ, ਠਾ ਠਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਚੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਪੇਟ ਲਈ ਤੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ, ਬਾਈ ਭਗਤਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾ, ਬਾਈ ਭਗਤਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਾ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਤੀਆਂ? ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਲੱਭੀਆਂ? ਸਾਂਡਰਸ ਤੇ ਉਡਵੈਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ, ਇਕੱਠੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕੇ ਗੱਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਗ ਪੈਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਬਾਈ, ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਾਈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ? ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਬਾਈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ? ਦਮੂਕ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ? ਆ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਮਲਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਬੰਦੂਕ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਜਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਰਦੀ। ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਰੀ ਨਾ, ਝੁਕੀ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਰ ਕਰ ਵੰਡੀ। ਡਰੀ ਨਾ, ਝੁਕੀ ਨਾ, ਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਰ ਕਰ ਵੰਡੀ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸ,
ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। शुक्रिया कुलदीप सिंह दीप जी। पूरे वक्तव्य में आपकी चिंताएं महसूस की जा सकती हैं। ये सही है कि बच्चों के जो पहले गीत थे वो कहाँ चले गए। तख्ती के, मोरनी के, सलेट के, किताब के, चूल्हे के, चाकी के, तीजों के, त्योहारों के सब गीत हमारे परिवेश से गायब कर दिए गए हैं। बच्चों की ऐसा लगता है जैसे बच्चों की रचनात्मकता और सृजनशीलता हमने ही छीन ली है और बच्चों में ही हमने इस तरह से भेद पैदा कर दिया। या तो हम उनको